हेलो, वेलकम, नमस्ते। मीमांसा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और इस इकोनॉमी स्पेशल बैच के अंतर्गत हम इकोनॉमी का जो भी सिलेबस आईएएस की परीक्षा में प्रिस्क्राइब किया गया है या स्टेट सिविल सर्विसेज या राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको कवर करने का प्रयास हम इस बैच के अंतर्गत कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो बैच है इकोनॉमी स्पेशल बैच, ये सभी परीक्षार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मीमांसा क्लासेस पर पूरी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध होने वाला है। तो आइए आज की क्लास को इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है WTO के बारे में, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम बात करेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है, किस प्रकार होती है, क्या इसका बैकग्राउंड रहता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो 1947 का जो वर्ष होता है, उस वर्ष में WTO की एक पूर्ववर्ती संस्था GATT बनती है। GATT का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और ये जो संस्था बनती है ये हवाना दौर की बैठक के द्वारा बनती है। इस GATT संस्था का निर्माण इस उद्देश्य से हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसके कुछ नियम निर्धारित किए जाएं। GATT का जो मुख्यालय था वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया। अब 1947 के बाद 1986 तक यही व्यवस्था चलती रही। 1986 से लेकर 94 तक इस GATT को और प्रभावित किस प्रकार से किया जाए और विश्व व्यापक किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में बातचीत चलती रही। और उस बातचीत के दौर को बोला गया उरुग्वे दौर, उरुग्वे राउंड। और इस उरुग्वे राउंड की बातचीत के बाद में एक डंकल ड्राफ्ट निकल कर आया। और इस डंकल ड्राफ्ट के द्वारा एक संधि होती है विभिन्न देशों के मध्य। उस संधि का नाम है मराकेश संधि, जो कि 1994 में होती है। और इस मराकेश संधि के परिणाम स्वरूप ही 1 जनवरी 1995 को WTO या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। तो ये तो बात हुई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के वर्ष के बारे में, इसकी पूर्ववर्ती संस्था के बारे में और किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई उस बारे में। जो सिविल सेवा के विद्यार्थी हैं उनको इससे अधिक विस्तार से WTO के बारे में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि WTO से क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने नियमों के माध्यम से प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से WTO के माध्यम से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अतः एक दिवसीय परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए चल जाएगा कि वो हेडक्वार्टर ध्यान रख लें कि WTO का कहाँ है, स्थापना का वर्ष ध्यान रख लें और इसके पूर्ववर्ती संस्थान को ध्यान रख लें। लेकिन जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको और अधिक गहराई से WTO और इसके नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि WTO की स्थापना आखिर क्यों होती है, क्या ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि WTO की स्थापना करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास में किस वर्ष में जाना पड़ेगा, हमें 1991 के वर्ष में जाना पड़ेगा। 1991 के वर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना विश्व में घटित होती है और वो घटना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। जैसा आप सभी जानते हैं USSR क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत रूस प्लस अन्य देश शामिल थे। 1991 में रूस ने इन अन्य देशों को अपने देश से स्वतंत्र कर दिया और अब संयुक्त राष्ट्र संघ रूस केवल रूस के नाम से जाना गया। अन्य देशों को इसने अपने USSR से अलग कर दिया। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो कम्युनिस्ट मॉडल था या समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। कहां पर? USSR में। तो ये महसूस किया गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की जगह पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो अधिक अच्छे प्रकार से क्या करती है, कार्य करती है।
और साथ ही साथ 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ का भी क्या हो गया था, विघटन हो गया था, जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा देश था, या यूं कहीं सबसे बड़ा प्लेयर था। वहां भी क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है उस यूएसएसआर का। तो एक विश्वव्यापी ऑर्डर या एक हम कह सकते हैं विश्वव्यापी नियमों की जरूरत महसूस होती है, और उन्हीं के कारण क्या आता है, डब्ल्यूटीओ का निर्माण 1995 में किया जाता है। अब डब्ल्यूटीओ का एक संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय के बारे में, हेडक्वार्टर के बारे में। तो आपने जैसे देखा था डब्ल्यूटीओ की जो पूर्ववर्ती संस्था थी जीएटीटी का मुख्यालय कहां था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय को भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही रखा जाता है। यहां एक विशेष तथ्य आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार डब्ल्यूटीओ को यूएनए की एक संस्था के रूप में समझ लिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था के रूप में लोग समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि डब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की संस्था नहीं है। इस क्लास के रिकॉर्ड होते समय जो लेटेस्ट मेंबर डब्ल्यूटीओ का बना था वो था 164वां सदस्य, और वो 164वां सदस्य कौन बना था, अफगानिस्तान। इससे पहले 163वां जो सदस्य बना था वो लाइबेरिया बना था। और आपको ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन या ईयू, यूरोपियन यूनियन जो कि यूरोपीय देशों का एक क्या है, समूह है, ये यूरोपियन यूनियन भी डब्ल्यूटीओ में एक मेंबर या सदस्य के रूप में शामिल है। अब बात है कि वो कैन बी द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का सदस्य कौन बन सकता है, कौन देश डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन सकता है। तो ऐसे सभी देश जो अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या प्रदान करते हैं, ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, व्यापार स्वतंत्रता जिन देशों में प्राप्त है, यानी एक देश अन्य देश वहां उस देश में आके व्यापार कर सकते हैं और वो अन्य देशों के साथ में व्यापार करता है। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता कोई देश देता है तो वो डब्ल्यूटीओ में जाकर शामिल हो सकता है। डब्ल्यूटीओ का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, उस पद को बोलते हैं, प्रमुख जो पद होता है उसे डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। और डायरेक्टर जनरल का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। डब्ल्यूटीओ एक देश एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक देश एक वोट, यानी प्रत्येक देश को एक वोट की क्या होती है, शक्ति होती है। इस सिद्धांत पर डब्ल्यूटीओ कार्य करता है, यानी कोई भी निर्णय लेना है तो डब्ल्यूटीओ में सभी को समान मताधिकार, सभी सदस्यों को समान मताधिकार प्राप्त होता है। भारत डब्ल्यूटीओ का फाउंडर मेंबर है, यानी कि स्थापक सदस्य हैं। इसकी स्थापना के समय से ही क्या है, सदस्य है। स्थापना के समय से ही सदस्य है भारत, यानी कि 1995 में जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी तभी से भारत क्या है, डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। ये डब्ल्यूटीओ के एक संक्षिप्त परिचय को हमने प्राप्त किया। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के कुछ सिद्धांतों के बारे में कि डब्ल्यूटीओ किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। तो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं डब्ल्यूटीओ के। पहला सिद्धांत है नेशनल ट्रीटमेंट। पहला कौन सा सिद्धांत है, नेशनल ट्रीटमेंट। दूसरा सिद्धांत है MFN, जिसे कहा जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत। और तीसरा है स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट SND। एक एक करके तीनों सिद्धांतों को समझते हैं। पहले सिद्धांत की हम बात करें, नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट से तात्पर्य है कि किसी देश द्वारा, माना कोई देश A है, इस देश A में क्या होती है, देश B से क्या होती है, कोई वस्तु क्या होकर आती है, आयात होकर आती है। ठीक है, और ये जो वस्तु आयात होकर आई है, इस वस्तु का नाम है X। ठीक है, X नाम की वस्तु, या यूं कह सकते हैं हम टीवी आयात होकर आते हैं। क्या कहते हैं, टीवी आयात। किसी देश B से किसी देश A में क्या आते हैं, टीवी आते हैं आयात होकर। ठीक है, तो ये देश A B से भी टीवी आयात करता है, और देश C से भी क्या करता है, टीवी आयात करता है, और यहां स्वयं भी क्या करता है, उत्पादित करता है, स्वयं भी उत्पादन करता है किसका, टीवी का। तो नेशनल ट्रीटमेंट का सिद्धांत क्या कहता है डब्ल्यूटीओ का, कि तीनों में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। यानी B देश से आ रहा हो, C देश से आ रहा हो, D देश से आ रहे हो, किसी भी देश से आयातित होकर आने वाले उत्पाद और स्वयं घरेलू स्तर पर उसी वस्तु का उत्पादन देश में होता है, उन दोनों के मध्य किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि यहां से आने वाले टीवी पे ज्यादा टैक्स लगा दे ये देश,
यहां से आने वाले टीवी पर कम टैक्स लगा दे और खुद के टीवी पर टैक्स लगाए ही नहीं। इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का व्यवहार एक उत्पाद के संदर्भ में अलग अलग देशों से नहीं किया जाएगा। सभी देशों के साथ में क्या किया जाएगा, नेशनल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये पहला सिद्धांत हुआ। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि प्रत्येक देश दूसरे देश को क्या देगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा कब तक, जब तक कोई एक्सेप्शन या अपवाद ना हो, जब तक कोई अपवाद ना हो। मतलब क्या हुआ, कोई देश ए है, इस देश बी से आयात होकर वस्तुएं आती हैं, सी से आती हैं, डी से आती हैं, तो बी को भी, सी को भी और डी को भी, तीनों को क्या देगा, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा। कब तक, कोई अपवाद की स्थिति न बने तब तक। और अपवाद क्या हो सकता है, माना ये सी, ये डी जो देश है, इससे आने वाली वस्तुएं क्या करती हैं, ए जो देश है उसके स्वास्थ्य, उसके नागरिकों के स्वास्थ्य को क्या कर देती हैं, प्रभावित करती हैं। तो अब क्या कर सकता है, इस डी को ये क्या ना दे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ना दे। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक देश दूसरे देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मोस्ट फेवर्ड नेशन या एमएफएन का दर्जा प्रदान करेगा। यह दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट। ऊपर के दो सिद्धांत हमने देखे, इसमें हमने देखा कि घरेलू उत्पादित जो वस्तुएं हैं और आयातित वस्तुएं हैं उनमें कोई विभेद नहीं होगा। दूसरा एमएफएन, दूसरे देशों से किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, सबको समान सुविधाएं दी जाएगी, उसे कहा हमने एफएमएन। और तीसरा है स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट। ये दोनों सिद्धांतों का ये अपवाद है, यानी पहला और दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, सभी देशों को समान गिना जाएगा, लेकिन कुछ छूट कुछ देशों को प्रदान की गई है। वो सिद्धांत क्या कहलाता है, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट कहलाता है, यानी कि विशेष और विभेदीकृत व्यवस्था कुछ देशों के लिए की गई है। आइए देखते हैं किन देशों के लिए ये विशेष और विभेदीकृत व्यवस्था की गई है। विशेष और विभेदीकृत व्यवस्था जो की गई है वो डेवलपिंग कंट्री या ऐसे देश जो विकासशील देश हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, अलग से व्यवस्था की गई है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। इसी प्रकार लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, अल्प विकसित जो कंट्रीज हैं, उन अल्प विकसित देशों के लिए भी विशेष और विभेदीकृत व्यवस्था की गई है। और इस विशेष और विभेदीकृत व्यवस्था के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ क्या करता है, इन देशों को क्या कर सकता है, तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है, तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। डब्ल्यूटीओ के नियम मानने में, डब्ल्यूटीओ के नियम लागू करने में, नियम लागू करने हेतु समयावधि में क्या दे सकता है, छूट दे सकता है। जैसे विकसित और अल्प विकसित देशों को 10 साल की समयावधि दी गई है। डब्ल्यूटीओ का एक नियम है ट्रिप्स। क्या होता है ट्रिप्स, आगे क्लास में हम पढ़ेंगे। ट्रिप्स को लागू करने के लिए विशेष और विभेदीकृत व्यवस्था अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए की गई है कि ये इस व्यवस्था को 10 साल में जाकर लागू कर सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर सब्सिडी की अधिक मात्रा अलाउड की जा सकती है इन देशों के लिए, यानी अधिक मात्रा में अपने कृषि क्षेत्र को, अधिक मात्रा में अपने कृषि क्षेत्र को क्या दे सकते हैं, कृषि क्षेत्र को सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। कौन, अल्प विकसित देश और विकासशील देश। डब्ल्यूटीओ के कौन से सिद्धांत के तहत, S&D, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड प्रोविजंस के तहत क्या कर सकते हैं, अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये बात करी हमने डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों के बारे में। अब मैंने बात की थी MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो कि दूसरा सिद्धांत था डब्ल्यूटीओ का, और वो क्या कहता है, सभी देशों को क्या करा जाएगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाएगा एक देश द्वारा अन्य देशों के मामले में। लेकिन यहां कुछ छूट दी गई है। पहली छूट क्या कर दी गई है कि क्षेत्रीय व्यापार समझौते कर सकता है। क्षेत्रीय व्यापार समझौते कोई देश दूसरे देश से कर सकता है। जैसे मान लो ABCD नाम के कोई क्या हैं, देश हैं। ये सारे के सारे देश क्या हैं, डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। अब कोई देश है E, ये भी क्या है, डब्ल्यूटीओ का क्या है, सदस्य है। यानी ABCDE क्या है, डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। अब A, B और C, ABCDE
ये सारे के सारे किसके सदस्य हैं? WTO के मान ले क्या हैं? सदस्य हैं। अब ये ए, बी और सी जो देश हैं ये आपस में अलग से एक क्षेत्रीय समझौता कर लेते हैं कि हम एक दूसरे से जब व्यापार करेंगे तो कुछ विशेष प्रकार की छूट आपस में देंगे। तो इसे बोल दिया जाता क्या है? क्षेत्रीय समझौता। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, इसके अंतर्गत यूरोप के जो देश है उन्होंने आपस में समझौता कर रखा है। इसी प्रकार नाफ्टा, जिसके अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं उन्होंने आपस में समझौता कर रखा है कि हम आपस में विशेष प्रकार की छूट प्रदान करेंगे। लेकिन आप याद करें WTO क्या कहता है कि सभी देश आपस में क्या देंगे? कोई भी देश से व्यापार करेंगे तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे, बराबर का दर्जा देंगे। लेकिन छूट कहां दी गई? क्षेत्रीय समझौते करके, क्षेत्रीय व्यापार समझौते करके क्या करा जा सकता है? विशेष प्रकार की छूटें दी जा सकती हैं सदस्य देशों को जो उस क्षेत्रीय समझौते में शामिल हैं। दूसरी जो छूट दी जा सकती है वो दी जा सकती है GSP के अंतर्गत। GSP क्या कहता है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस। और इसके अंतर्गत जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनको विशेष प्रकार की छूट इस संदर्भ में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस के अंतर्गत दी जा सकती है। तो ये WTO के 3 सिद्धांतों के बारे में हमने बात की जिन पर WTO कार्य करता है। इन सिद्धांतों के आधार पर ही WTO ने 3 प्रकार के क्या बनाए हैं? एग्रीमेंट बनाए हैं। WTO के एग्रीमेंट कौन कौन से एग्रीमेंट? पहला जो एग्रीमेंट WTO का है वो है कृषि क्षेत्र के बारे में, जिसे कहा जाता है AA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा जो समझौता WTO का है वो है किस क्षेत्र के बारे में? पेटेंट के क्षेत्र के बारे में। पेटेंट के क्षेत्र के बारे में, जिसे कहा जाता है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है ये विस्तार से हम देखेंगे। और तीसरा जो समझौता है वो है सेवाओं के व्यापार के बारे में, सेवाओं के व्यापार के संदर्भ में। तो इस प्रकार 3 एग्रीमेंट WTO के अंतर्गत किए गए हैं। पहला कृषि क्षेत्र के संदर्भ में, दूसरा पेटेंट के संदर्भ में और तीसरा सेवाओं के व्यापार के संदर्भ में। आज के क्लास में हम कृषि क्षेत्र का जो WTO का एग्रीमेंट है उसके बारे में विशेष रूप से बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं WTO का जो कृषि क्षेत्र का एग्रीमेंट है वो क्या है। WTO का जो कृषि क्षेत्र का एग्रीमेंट है वो 3 स्तंभों पर निर्भर करता है। वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला, ये एग्रीमेंट डोमेस्टिक सपोर्ट या घरेलू सहायता कृषि क्षेत्र को कितनी दी जाए इसके बारे में नियम निर्धारित करता है। दूसरा, कृषि क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनके निर्यात के लिए कितनी सब्सिडी दी जाए उनके बारे में बात करता है। और तीसरा, कृषि क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच किस प्रकार हो उसके बारे में बात करता है। यानी WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र का एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट में 3 बातें कही गई हैं। पहली बात क्या कही गई है कि कोई भी देश अपने कृषि क्षेत्र को कितनी घरेलू सहायता दे सकता है। दूसरा, कोई भी देश अपने कृषि क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी निर्यात सहायता दे सकता है। और तीसरा, कोई भी देश अन्य देश के कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार को किस प्रकार से खोल सकता है, इसके बारे में बात की गई है। पहला हम बात करते हैं घरेलू सहायता के बारे में या डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में। कृषि क्षेत्र को कोई देश कितनी घरेलू सहायता दे सकता है। कृषि क्षेत्र को घरेलू सहायता या डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। डोमेस्टिक सपोर्ट या घरेलू सहायता का तात्पर्य है सब्सिडीज गिवन टू द फार्मर, किसानों को दी गई सब्सिडी। और ये सब्सिडी किस रूप में सरकार दे सकती है? खाद्य क्षेत्र के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। दूसरा, किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए। तीसरा, किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए। और
सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए ये सब्सिडी दी जा सकती है घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के तहत। और ये जो सब्सिडी दी जाती है घरेलू सहायता के रूप में किसी भी देश द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को, उसे 3 भागों में 3 बॉक्सेस में डब्ल्यूटीओ ने बांटा है। पहला जो बॉक्स है वो है ग्रीन बॉक्स, दूसरा बॉक्स है आमेर बॉक्स और तीसरा बॉक्स है ब्लू बॉक्स। आइए एक एक करके सभी बॉक्सेस को हम पढ़ते हैं कि कौन से बॉक्स में किस प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। पहली हम बात करेंगे ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली वे सब्सिडी आती हैं, कृषि क्षेत्र की वे सब्सिडी कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली वे सब्सिडी, वो सब्सिडी आती हैं जो क्या नहीं करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कृषि के व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। अर्थात माना कोई देश ए है, वो अपने कृषि क्षेत्र को क्या दे रहा है, कोई सब्सिडी दे रहा है, तो अन्य देशों बी देश, सी देश, डी देश से जो कृषि के उत्पाद इसके यहां पर आएंगे, उनके व्यापार को यदि ये सब्सिडी प्रभावित नहीं करती है तो उस प्रकार की सब्सिडी को क्या कह दिया जाता है, ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी कह दिया जाता है। और इन सब्सिडी के अंतर्गत कौन कौन सी सब्सिडी आती है? पहला डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यानी किसानों को क्या दे दिया जाए, किसानों को सीधा पैसा दे दिया जाए, रिसर्च के लिए पैसा दे दिया जाए, यानी कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पैसा दे दिया जाए। तीसरा पर्यावरण सुधार के लिए पैसा दे दिया जाए। ये सभी की सभी सब्सिडी क्या करती हैं, किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि व्यापार को प्रभावित नहीं करती, अतः इन्हें किस में रखा जाता है, ग्रीन बॉक्स में रखा जाता है। और चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि इस ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत कोई देश अपने कृषि क्षेत्र को कितनी भी मात्रा में सब्सिडी दे सकता है, किसी प्रकार की उच्च सीमा इस सब्सिडी ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी में नहीं लागू होती है। यह हुई ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। अगली सब्सिडी है आमेर बॉक्स की सब्सिडी, और ये ऐसी सब्सिडी होती हैं जो देने पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। कैसे? कोई देश ए है, ये देश अपने स्वयं के देश में कृषि क्षेत्र को इस प्रकार की घरेलू सहायता प्रदान करता है, इस प्रकार की सब्सिडी प्रदान करता है कि बी देश, सी देश और डी देश से आने वाले जो कृषि उत्पाद हैं उनके व्यापार पर क्या होता है, असर पड़ता है। क्या करता है, असर पड़ता है। तो इस प्रकार की जो सब्सिडी होती है वो कौन से बॉक्स में रखी जाती है, आमेर बॉक्स में रखी जाती हैं। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख सब्सिडी है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि कोई देता है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक निश्चित मूल्य पर सरकार क्या करती है, अनाज को खरीदती है। और जब सरकार निश्चित मूल्य पर अनाज को खरीदती है तो यहां इस देश ए में अनाज का जो मूल्य है वो क्या है, बाजार पर निर्धारित नहीं रहता, बाजार पर निर्धारित नहीं रहता है। तो देश बी, देश सी और देश डी से जो उत्पाद कृषि के यहां आएंगे उन पर क्या डालेगा, ये असर डालेगा। तो यहां डब्ल्यूटीओ कहता है कि इस प्रकार की सब्सिडी एक निश्चित मात्रा में ही दी जा सकती है। और वो निश्चित मात्रा कितनी है, जितना उत्पादन हुआ है, कृषि का जितना उत्पादन हुआ है उसकी 5% सब्सिडी तो कौन, विकसित देश दे सकते हैं, किसमें, आमेर बॉक्स में। जबकि विकासशील देश जितना उत्पादन हुआ है उसकी 10% सब्सिडी दे सकते हैं। कौन से देश, विकासशील देश। तो इस प्रकार से उच्च सीमा सब्सिडी की तय की गई है, किसके तहत, आमेर बॉक्स के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उनके लिए। तीसरे प्रकार की सब्सिडी की बात करते हैं, ब्लू बॉक्स की सब्सिडी कहलाती हैं ये। और ये ऐसी सब्सिडी होती हैं जो सीधे क्या दी जाती हैं, किसानों को दी जाती हैं। क्या करती हैं, सीधे किसानों को, सीधे किसानों को। और किस लिए दी जाती हैं, कि किसान अपने उत्पादन को, अपने जो उत्पादन है उसको, उत्पादन को कम करें। अब कोई भी किसान को सरकार कहेगी कि उत्पादन मत करो,
तो ऐसा किसान क्यों करेगा? कब कर सकता है? जब सरकार इसके लिए क्या दे, सीधे किसान को सब्सिडी दे दे। अब सरकार का ऐसा क्या उद्देश्य होता है कि सब्सिडी देके किसान को ऐसा कह रही है कि भैया उत्पादन मत करो, तो वो उद्देश्य होता है भूमि की उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी को बनाए रखना। फर्टिलिटी यदि वर्ष दर वर्ष क्या की जाती है, लगातार खेती खेतों में की जाती है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति या उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए सरकार कई बार क्या कहती है किसानों को कि आप अपने खेत को खाली छोड़ो और जो उत्पाद के बदले आपको पैसा मिलने वाला था वो सरकार सब्सिडी के रूप में आपको देगी। तो उस प्रकार की सब्सिडी ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आती है और इस प्रकार की सब्सिडी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो इसकी भी कोई उच्च सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो हम कह सकते हैं ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाती है कृषि के क्षेत्र में उसकी कोई उच्च सीमा नहीं है, जबकि आमेर बॉक्स के अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाती है उसकी उच्चतम सीमा विकसित देशों के लिए 5% और विकासशील देशों के लिए 10% निर्धारित की गई है। तो ये बात करी हमने विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज के बारे में। अब हम बात करेंगे कि भारत में आमेर बॉक्स की सब्सिडी कितनी अलाउड है। क्योंकि भारत क्या है, एक विकासशील देश है, तो WTO का नियम है कि विकासशील देश क्या कर सकते हैं, सब्सिडी कितनी दे सकते हैं आमेर बॉक्स के अंतर्गत 10%। तो भारत क्या कर सकता है, 10% तक की सब्सिडी दे सकता है अपने कृषि क्षेत्र को, किसके तहत, आमेर बॉक्स के तहत। और देता भी है भारत न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में। फर्टिलाइजर या उर्वरकों के खरीद करते समय किसानों को सब्सिडी देता है। ये सभी आमेर बॉक्स में आने वाली सब्सिडी हैं। लेकिन लिमिट क्या है कि जो कुल उत्पादन होगा कृषि क्षेत्र का उसके 10% के बराबर ही ये सब्सिडी कुल मिला के दी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक झोल है, यहाँ एक पंगा है। पंगा क्या है, WTO ने कहा है कि ये जो 10% कौन से प्राइस पर निर्धारित होगा, कृषि उत्पादों का मूल्य कौन से वर्ष का गिना जाएगा, 1986 के वर्ष का गिना जाएगा। अब आप कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए 1986 में एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं। माना जो कृषि उत्पाद हैं उसका हम यूं मान के चलें कि 100 टन उत्पादन होता है 2022 में, 100 टन उत्पादन हुआ। अब 1 टन का जो भाव था, 1 टन का भाव या मूल्य 1986 में तो माना कितना था, 10 रुपए था, ठीक है, और 2022 में माना वो कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। तो यहां 10 रुपए के हिसाब से कुल उत्पादन कितना हुआ, 100 गुणा 10 1000 रुपए, जबकि यहां उत्पादन कितना हो गया कुल 100 गुणा 15 1500 रुपए। अब सब्सिडी क्या दी जाएगी, 10% की दी जाएगी। तो यहां 10% 1000 रुपए की 10% यानी 100 रुपए, यहां 1500 रुपए की 10% 150 रुपए। तो जब मूल्य 1986 के स्तर पर गिने जाते हैं तो सब्सिडी कितनी दे सकता है, 100 रुपए। लेकिन यदि वर्तमान के मूल्य गिने जाएं तो सब्सिडी कितनी दे सकते थे, 150 रुपए। यही भारत को समस्या है। भारत कहता है कि नहीं, जो सब्सिडी की गणना की जाए वो कौन से मूल्यों पर की जाए, आज की तारीख के मूल्यों पर की जाए, 1986-87 के मूल्यों पर नहीं की जाए। क्योंकि 1986-87 के मूल्यों में मुद्रास्फीति का प्रभाव तो सम्मिलित ही नहीं होता। इसलिए भारत आमेर बॉक्स में क्या कर सकता है, बहुत कम सब्सिडी दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि 1986-87 के आधार पर मूल्यों को गिना जाता है। अब इसका इलाज क्या हो, इलाज के लिए एक रास्ता निकाला गया, अस्थायी प्रकार का रास्ता निकाला गया और उस रास्ते को बोला गया पीस क्लोज। आइए देखते हैं पीस क्लोज क्या होता है। पीस क्लोज जैसा मैंने आपको बताया किस विवाद के हल के लिए था कि विकासशील देश तो कह रहे थे कि सब्सिडी के लिए जो कृषि उत्पादों के मूल्य की गणना हो वो वर्तमान मूल्यों के आधार पर हो, जबकि WTO कहता है कि इस आधार पर हो 1986-87 के मूल्यों को देखा जाए। तो बीच का रास्ता निकाला गया और जो WTO की बाली कॉन्फ्रेंस होती है 2013 में, 9वीं ये कॉन्फ्रेंस थी WTO की, उसमें एक रास्ता निकाला गया बीच का। और इसमें क्या कहा गया कि यदि खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा मतलब सभी को भोजन प्रदान करने के लिए यदि सरकार क्या कर रही है, कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए कोई सब्सिडी दे रही है,
तब क्या करा जाएगा, ये 10% वाली लिमिट लागू ही नहीं होगी, कितनी भी मात्रा में सब्सिडी सरकार दे सकती है। ये एक अस्थायी हल था, और ये अस्थायी हल कब तक के लिए था, जब तक स्थायी हल ना निकले, स्थायी हल न निकले तब तक। तो वर्तमान की स्थिति क्या है कि आमेर बॉक्स में सब्सिडी कितनी अलाउड है, 10% अधिकतम 1986-87 के मूल्यों पर। लेकिन क्या कर सकते हैं, विकासशील देश अपने देश में खाद्य सुरक्षा या सभी को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से कितनी भी मात्रा में सब्सिडी कृषि क्षेत्र को दे सकते हैं। ये बात करी हमने कृषि क्षेत्र का जो एग्रीमेंट था, उसका जो पहला स्तंभ था, पहला स्तंभ कौन सा, घरेलू सहायता। दूसरा स्तंभ है निर्यात सहायता। हमने देखा था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र का एग्रीमेंट WTO का। इसके 3 स्तंभ हमने देखे थे। पहला स्तंभ कौन सा था, घरेलू सहायता। घरेलू सहायता का तात्पर्य है अपने देश में कोई भी देश कृषि क्षेत्र को कितनी सहायता या कितनी सब्सिडी दे सकता है। दूसरा स्तंभ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र के एग्रीमेंट, कृषि क्षेत्र के एग्रीमेंट किसके, WTO के, विश्व व्यापार संगठन के। उसमें 3 बिंदु, घरेलू सहायता, दूसरा निर्यात सहायता, और तीसरा था घरेलू सहायता, निर्यात सहायता, और तीसरा जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत WTO द्वारा कृषि क्षेत्र में किया गया था, उसको भी हम आने वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। पहले जो घरेलू सहायता वाला चीज है उसको हम देख चुके हैं, दूसरा हम निर्यात सहायता को देखेंगे, और दूसरा मार्केट एसेस या बाजार तक पहुंच, मार्केट एसेस या बाजार पहुंच। तो पहला घरेलू सहायता को हम देख चुके हैं, कितनी सब्सिडी दी जा सकती है। दूसरा हम देखेंगे कि कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई देश अपने देश में कितनी मात्रा में सब्सिडी दे सकता है। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी का तात्पर्य है कैसी सब्सिडी, अपने देश से कृषि क्षेत्र के निर्यात को, कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो कितनी दे सकता है। इस बारे में WTO क्या कहता है, WTO कहता है कि जो विकसित देश हैं, विकसित देश हैं उन्हें ये कम मात्रा में देनी चाहिए और धीरे धीरे करके क्या कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि विकसित देश हैं उनके कृषि उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी होती है, उनको किसी प्रकार की सहायता देकर सस्ता नहीं करना चाहिए ताकि वो विकासशील देश में जाके वहां के कृषि क्षेत्र को नुकसान ना करें। तो क्या कहता है इस बारे में WTO का नियम, निर्यात सब्सिडी विकसित देशों को नहीं देनी चाहिए और धीरे धीरे करके उनको क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और तीसरा जो एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर का बिंदु था वो था मार्केट एसेस या बाजार तक पहुंच। और बाजार तक पहुंच वाला बिंदु क्या कहता है WTO का, कि प्रत्येक देश दूसरे देश के कृषि उत्पादों को अपने बाजार में क्या करेगा, अलाउड करेगा। क्या करेगा, जितने भी कृषि आयात आएंगे उन कृषि आयातों के लिए सभी देश अपने बाजार को खुला रखेंगे। खुला रखने का तात्पर्य टैक्स आरोपित नहीं करेंगे, अलग प्रकार का कोई टैक्स या विभेदीकृत प्रकार का कोई टैक्स आरोपित नहीं करेंगे अन्य देश से आयात होने वाले कृषि उत्पादों के ऊपर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ टैरिफ। टैरिफ रिडक्शन का मतलब जो आयात होकर वस्तु आती हैं, आयात पर जो कर लगता है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा या हटा देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, निश्चित करनी पड़ेगी दर, उस दर को क्या कहा जाएगा, बाउंडेड टैरिफ की। इससे ज्यादा टैक्स किसी भी देश से आने वाले कृषि उत्पाद पर नहीं लिया जाएगा। दूसरा, टैक्स के अलावा कुछ नॉन टैरिफ बैरियर भी होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर का तात्पर्य टैक्स के अलावा अन्य ऐसे तरीके जिनके द्वारा किसी देश से आने वाले आयात को रोका जा सके, उन तरीकों को नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। इनको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा सभी देशों को। इस प्रकार की व्यवस्था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बाजार तक पहुंच वाले बिंदु में की गई। लेकिन इसमें कुछ छूट प्रदान की गई। छूट किस प्रकार की प्रदान की गई कि क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स या विशेष उत्पाद
विशेष उत्पाद कौन से? ऐसे उत्पाद जो खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं, ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं, ग्रामीण विकास की आजीविका में योगदान देते हैं, उनके मामले में क्या दिया जा सकता है? छूट दी जा सकती है। किसके लिए? बाजार तक पहुंच वाले मामले में। यदि कोई कृषि उत्पाद हमारे देश के क्या करता है, ग्रामीण विकास को प्रभावित करता है, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, या हमारे देश की आजीविका को प्रभावित करता है, कृषि क्षेत्र की आजीविका को प्रभावित कर सकता है, तो हम उसके लिए हमारा बाजार बंद कर सकते हैं, बाजार को खुला रखना आवश्यक नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था स्पेशल प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंतर्गत WTO में की गई है। अब अगली हम बात करते हैं, एक अन्य छूट जो इस मामले में दी गई है वो है SSM, जिसे कहा जाता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। इसके अंतर्गत क्या होता है? देखो, कोई देश A है, मान लो इस देश से कृषि उत्पाद आता है कोई, ये कृषि उत्पाद देश B में आता है, आया तो क्या आया? आया तो क्या यहां आया, लेकिन इसकी बहुत अधिक मात्रा, ठीक है, इस कृषि उत्पाद की अधिक मात्रा आ जाती है, अधिक मात्रा आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? घरेलू जो बाजार है उसको क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार अचानक भारी मात्रा में यदि कोई देश अन्य देश में कृषि उत्पाद को क्या कर दे? निर्यात कर दे, तो वहां भी क्या कर सकता है? वो देश अपने बाजार को क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। कौन से प्रावधान के तहत? SSM, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। अपने घरेलू क्षेत्र के कृषि उत्पादों को बचाने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं एक समूह जो WTO के अंतर्गत बनाया गया, और इस समूह को जाना जाता है G33। ये भी कृषि क्षेत्र के एग्रीमेंट के संबंधित है। कृषि क्षेत्र का जो एग्रीमेंट था WTO का, कृषि क्षेत्र का WTO का जो एग्रीमेंट था उससे संबंधित ये ग्रुप है। किस प्रकार से संबंधित है? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो ग्रुप है इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल ग्रुप या G33 वाला जो ग्रुप है वो जो प्रकाश में आया था, अस्तित्व में आया था 2003 की कानकून जो कॉन्फ्रेंस थी WTO की, उसमें यह समूह बना था। विकासशील देशों द्वारा मिलकर यह समूह बनाया गया, और इस समूह द्वारा क्या मांग रखी गई WTO के समक्ष? क्या डिमांड रखी गई? क्या मांग रखी गई? पहली डिमांड कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो सब्सिडी दी जा रही थी, उन सब्सिडियों का जो मूल्य का वर्ष गिना जा रहा था वो 1986 की जगह क्या गिना जाए? वर्तमान मूल्यों पर सब्सिडी को गिना जाए। यानी कृषि क्षेत्र को जो सब्सिडी दी जा रही है वो 1986 के मूल्यों पर न गिनकर क्या की जाए? आज के मूल्यों पर गिनी जाए। और विकासशील देश अपने देश के बाजार को, विकासशील देश अपने देश के बाजार को पूरी तरह नहीं खोलेंगे अन्य देश के कृषि उत्पादों के लिए। इस प्रकार की व्यवस्था G33 के अंतर्गत की गई। तो ये कृषि क्षेत्र के संबंध में WTO द्वारा जो नियम बनाए गए उसके बारे में हमने बात की। अगली क्लास में हम मिलेंगे और WTO के जो ट्रिप्स से संबंधित नियम है या पेटेंट से संबंधित नियम है उनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए बिंदु के साथ में, नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।